बीए भाग प्रथम राजनीति विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र। आज का हमारा टॉपिक है राजनीति विज्ञान नाम विभेद। मित्रों, राजनीति विज्ञान के अर्थ को समझने में एक बड़ी समस्या ये आती है कि राजनीति शास्त्रियों ने राजनीति यानी पॉलिटिक्स, राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक दर्शन पॉलिटिकल फिलोसफी और राजनीतिक चिंतन पॉलिटिकल थॉट, इन सभी शब्दों का जो प्रयोग किया है वो एक पर्यायवाची के रूप में किया है। इसलिए एक विचारक जेलिनेक हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि राजनीति विज्ञान के अतिरिक्त अन्य कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जिसको पारिभाषिक शब्दों की इतनी आवश्यकता हो। हम जानते हैं कि अरस्तु जो राजनीति विज्ञान की जनक कहे जाते हैं, जिन्होंने राजनीति विज्ञान की नींव डाली, उन्होंने राजनीति शब्द का प्रयोग किया। जेलिनेक, होर्जनडार, टिटर्स्के और सिज्विक जैसे लेखक हैं जिन्होंने राजनीति विज्ञान की अपेक्षा राजनीति शब्द का ही प्रयोग किया है। बेजहोट, पोलक तथा एमोस आदि कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके लिए राजनीति का विज्ञान साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, और एक विचारक में मैकनी, ये विद्वान जो है राज्य के सिद्धांत थ्योरी ऑफ द स्टेट जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वस्तुतः क्या है कि अरस्तु के बाद पाठ्य पुस्तकों के लेखकों और आलोचकों ने विभिन्न शीर्षकों का एक दूसरे के स्थान पर भी मुक्त रूप से प्रयोग किया है, इस्तेमाल किया है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो C.L. वेपर ने अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिकल थॉट रखा, तो C.C. मैक्सी ने इसी विषय पर अपनी पुस्तक का नाम पॉलिटिकल फिलोसफीज, आर्नोल्ड बेक ने पॉलिटिकल थ्योरी, एंड्रू हैकर ने पॉलिटिकल थ्योरी, फिलोसफी, आइडियोलॉजी एंड साइंस नाम रखा। हम यदि देखें तो मोटे तौर से इससे ये समस्या पैदा होती है कि क्या राजनीति विज्ञान के अध्येता को इन शीर्षकों को इस प्रकार लेना चाहिए कि इन्हें पर्यायवाची रूप में प्रस्तुत किया जा सके, अथवा उसे राजनीति विज्ञान का इनमें से हर एक के साथ भेद करने का प्रयास करना चाहिए। यहाँ हम ये प्रयास कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं मित्रों कि हम उपयुक्त नाम कौन सा होगा, इन सभी नामों में से उपयुक्त नाम कौन सा है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि राजनीति नाम जो है वो पॉलिटिक्स नाम जो है उपयुक्त है या नहीं है। राजनीति शब्द की विशद यदि विवेचना हम करते हैं, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है, तो बोलचाल में इसका अत्यधिक प्रयोग होता है और ये शब्द मूलतः संस्कृत भाषा का है। इसमें संस्कृत भाषा में इसका अर्थ होता है राजा की नीति, राजनीति यानी राजा की नीति है। अंग्रेजी शब्द पॉलिटिक्स की व्युत्पत्ति यूनानी भाषा के पोलिश शब्द से हुई है जिसका अर्थ है नगर राज्य, सिटी स्टेट। प्राचीन यूनान में नगर राज्य के संपूर्ण नागरिक जीवन का अध्ययन करने वाले विषय को राजनीति कहा जाता था। अरस्तु ने इसी अर्थ में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम पॉलिटिक्स अर्थात पॉलिटिक्स रखा। आधुनिक काल में भी अनेक विद्वानों ने इस विषय के लिए राजनीति नाम का ही प्रयोग करना उचित माना है। प्रोफेसर हेराल्ड लास्की ने अपनी प्रसिद्ध कृति का नाम ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स तथा वुड्रो विल्सन ने अपने ग्रंथ का नाम प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिक्स रखा था। किंतु वर्तमान में हम देखते हैं इस शब्द का जिस अर्थ में प्रयोग होता है वह इससे भिन्न है और अधिक व्यापक है। रॉबर्ट डेहल के शब्दों में मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं। राजनीति का अर्थ बताने के प्रयास किया है रॉबर्ट डेहल ने कि मानव समुदायों के ऊपर शासन करने की कला को ही राजनीति कहते हैं, और शासन से उनका जो अभिप्राय है वो ये है, आदेश देने और नियंत्रण कायम करने से संबंधित प्रक्रियाएं। उनके मतानुसार पॉलिटिक्स का विषय क्षेत्र बहुत व्यापक है। परिवार, चर्च, ट्रेड यूनियन, फार्म या अन्य संघों और समुदायों के भीतर चलने वाली प्रतिस्पर्धा को भी उसने राजनीति का ही रूप दिया है। मैक्स वेबर, जॉर्ज कैटलिन, हेराल्ड लासवेल तथा रॉबर्ट डेहल आदि विचारकों ने राजनीति को संघर्ष के रूप में देखा है। जॉर्ज कैटलिन तो कहते हैं कि समस्त राजनीति स्वभावतः शक्ति और संघर्ष से संबंधित है। मैक्स वेबर के अनुसार राजनीति का अर्थ है शक्ति के लिए संघर्ष अथवा उन लोगों को प्रभावित करने की कला जिनके हाथों में सत्ता है। परस्पर राज्यों के बीच जो संघर्ष चलता रहता है अथवा राज्य के भीतर विभिन्न संगठित समुदायों के बीच होने वाला संघर्ष, दोनों ही राजनीति के अंतर्गत आ जाते हैं।
मैक्स वेबर की परिभाषा 4 बातों पर प्रकाश डालती है। पहला, राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक लाभ व सुविधाएं अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है, वैसे अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी हम देखते हैं कि इस शक्ति को प्राप्त करने की होड़ चलती रहती है। राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त करने की जो होड़ लगी हुई है। और चौथा, राज्य के भीतर केवल राज्य और अन्य समुदायों का ही संघर्ष देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्वयं समुदायों के मध्य भी खींचतान चलती रहती है। तो ये मैक्स वेबर की परिभाषा में जो 4 बातों पर प्रकाश डाला गया है वो हमने पढ़ा है। एक बार पुनः हम समझ लें, मैक्स वेबर की परिभाषा में कौन सी 4 बातें। पहली है, राजनीति का शक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध है। दूसरा, राजनीति में विभिन्न समूह अपने लिए अधिक से अधिक लाभ व सुविधाएं अर्जित करने का प्रयत्न करते हैं। तीसरा, जिस प्रकार राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता प्राप्ति का संघर्ष चलता रहता है, वैसा ही अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी चलता रहता है। वैसा ही संघर्ष जो है चलता रहता है। राष्ट्रों में ज़्यादा से ज़्यादा शक्ति प्राप्त कर लेने की होड़ लगी हुई है। और चौथा, राज्य के भीतर केवल राज्य और अन्य समुदायों का संघर्ष देखने को नहीं मिलता, बल्कि स्वयं समुदायों के मध्य भी खींचतान चलती रहती है। कुछ ऐसे लेखक भी हुए हैं जिन्होंने राजनीति को सीमित साधनों का बंटवारा करने की प्रक्रिया के रूप में देखा है। डेविड ईस्टन इसे मूल्यों के प्राधिकृत विनिधान कहते हैं। प्रोफेसर टी बेनन राजनीति को संभाव्य की कला कहकर पुकारते हैं। उदारवादी लेखक राजनीति को विभिन्न सामाजिक समुदायों या वर्गों के बीच तालमेल बिठाने का साधन मानते हैं। कैटलिन और लासवेल ने राजनीति को शक्ति की तलाश माना है। लासवेल के शब्दों में हम कह सकते हैं कि राजनीति के अंतर्गत हम यह अध्ययन करते हैं कि राजनीतिक शक्ति का क्या स्वरूप है और उसमें कौन कौन भागीदार है। राजनीति की जो उत्पत्ति वस्तुतः इस तथ्य में से भी होती है कि प्रत्येक मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं हैं और जिन्हें पूरा करना उसके लिए बहुत आवश्यक है। जब मनुष्य इन आवश्यकताओं का पूरा करने के लिए प्रयास करता है तो स्वाभाविक रूप से उसे अन्य व्यक्तियों के संपर्क में भी आना पड़ता है और इस संपर्क के परिणाम स्वरूप समुदायों की रचना होती है, ग्रुप्स की रचना होती है। विभिन्न ग्रुप्स जो है उनकी आवश्यकताएं और इच्छाएं एक सी नहीं होती। प्रायः एक समुदाय की आवश्यकता का हमें दूसरे समुदाय की आवश्यकता से टकराव दिखाई पड़ता है। जब किसी समूह अथवा समुदाय के सदस्य पारस्परिक रूप से बाधक नीतियों का समर्थन करते हैं तो हितों का विरोध होता है और तर्क वितर्क, अनुनय विनय, समायोजन, राजनय या कूटनीति या समझौते के शांतिपूर्ण तरीकों अथवा बल और जोर जबरदस्ती के हिंसात्मक तरीकों से विरोधों के समाधान की अवस्था प्राप्त की जा सकती है। इसलिए राजनीति का प्रथम स्रोत है समूहों का अस्तित्व और दूसरा उन समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा। एक बार पुनः हम समझ लें, राजनीति का प्रथम स्रोत है समूहों का अस्तित्व यानी समूह का होना और दूसरा उन समूहों की आपसी प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे से प्रतियोगिता। यह एक क्रिया है जो समूहों में या उनके बीच होती है। जहाँ देशद्रोह और वस्तुतः गृह युद्ध का आरंभ होता है वहाँ राजनीति का अंत हो जाता है, क्योंकि उस समय मूल्यों का कोई प्रमाणीकृत विनिधान नहीं होता, बल्कि दो पक्ष अलग अलग तरीके से मूल्यों का विनिधान करते हैं। तथापि हम कह सकते हैं कि इस वक्तव्य से हमें ये नहीं समझना चाहिए कि गृह युद्ध अथवा क्रांतिकारी उथल पुथल के दिनों में राजनीतिक कार्यकलाप जैसी कोई वस्तु नहीं होती, ऐसा नहीं होता। इसका सीधा साधा अर्थ यह है कि क्योंकि ऐसी घटना समाज के जीवन में तनाव का चरम बिंदु ला देती है, अतः राजनीति की भूमिका समाज में ऐसी स्थिति आने से रोकना होनी चाहिए। राजनीति की परिभाषा करते हुए क्विंसी राइट ने लिखा है, क्या लिखा है कि राजनीति एक ऐसी कला है जिसके द्वारा प्रत्येक समूह दूसरे समूहों पर किसी न किसी प्रकार नियंत्रण रखकर अपने हितों को निरंतर आगे बढ़ाने का प्रयास करता रहता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं, ये स्पष्ट भी है कि राजनीति की 3 अनिवार्यताएं हैं। पहला है समुदायों का अस्तित्व यानी ग्रुप्स होने चाहिए। दूसरा है इनके बीच मतभेद होना चाहिए, समूहों के समुदायों के बीच मतभेद होना चाहिए। और तीसरा है कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को नियंत्रित अथवा प्रभावित करने का प्रयत्न भी होना चाहिए। ये है राजनीति की 3 अनिवार्यताएं। एक बार पुनः हम स्पष्ट करें, राजनीति की 3 अनिवार्यताएं हैं। पहली, समुदायों का अस्तित्व। दूसरा, समुदायों के बीच मतभेद।
और तीसरा कुछ समुदायों द्वारा अन्य समुदायों के कार्यों को नियंत्रित अथवा प्रभावित करने का प्रयत्न। इन तीनों में जो दूसरी अनिवार्यता का विशेष महत्व है, कौन सी है दूसरी अनिवार्यता? समुदायों के बीच मतभेद। यदि मतभेद या विवाद नहीं है तो फिर राजनीति नहीं हो सकती, क्योंकि विचारकों ने विवाद को ही राजनीति की जड़ माना है। विवाद ही राजनीति का आधार है। विवाद के कारण झगड़े पैदा होते हैं और झगड़ों के कारण विवाद बना रहता है। वस्तुतः मतभेद या विवाद के कारण ही राजनीति चलती है। यहाँ ये भी हम कह सकते हैं कि मतभेद इतने अधिक नहीं होने चाहिए जिससे कि सहयोग की संभावना ही समाप्त हो जाए। राजनीति न तो पूर्ण मतभेद की स्थिति में चल सकती है और न ही पूर्ण सहमति की स्थिति में। एक विद्वान ने कहा भी है, शेल्डन बोलिन है उनका नाम, उन्होंने कहा भी है, राजनीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम परिस्थितियों के अनुसार दूसरों के साथ ऐसे संबंध स्थापित करने का निरंतर प्रयत्न करते रहते हैं जिनसे अपने लक्ष्य की अधिक से अधिक पूर्ति हो सके। तो जब कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के कार्यों को नियंत्रित अथवा प्रभावित करने का प्रयास करता है तो उसका लक्ष्य वास्तव में क्या होता है? उस समुदाय के साथ अपने संबंधों को इस प्रकार निर्मित करना होता है जिससे वह उसका पक्षधर हो जाए। दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की कला को शक्ति कहा जाता है और शक्ति राजनीति का अनिवार्य तत्व है। शक्ति की अनुपस्थिति में राजनीति की कल्पना ही हम नहीं कर सकते हैं। शक्ति प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का मूल है। राजनीति उस प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है जिसके द्वारा शक्ति को उपार्जित किया जाता है या उसे कायम रखा जाता है, उसे प्रयोग में लाया जाता है और उसे विकसित भी किया जाता है। तो मूल रूप से राजनीति विभिन्न समूहों के हितों के पारस्परिक विरोध से जन्म लेती है, परंतु व्यवहार रूप में राजनीति शक्ति लोलुपता के कारण पनपती है। इसलिए कभी कभी राजनीति को शक्ति का संघर्ष भी कहा जाता है। तो मित्रों, ये अभी हमने देखा कि राजनीति विज्ञान के जो अलग अलग नाम हैं उन नामों में से सर्वाधिक उपयुक्त नाम कौन सा है। तो जो विभिन्न नाम हैं, जैसे कि कुछ विचारकों ने इसका नाम राजनीति दिया है, किसी ने राजनीति विज्ञान इसको माना है, कोई राजनीतिक दर्शन कहता है, कोई राजनीतिक चिंतन भी इसका नाम रखता है। तो अलग अलग विचारकों ने जो अलग अलग नाम लिखे हैं, अपनी पुस्तकों के नाम भी इन नामों पर रखे हैं। तो इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त नाम हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आज हमने देखा है कि पॉलिटिक्स जो है, राजनीति इसका नाम जो है, तो हम राजनीति किसे कहेंगे। तो इस तरह से अभी जैसे स्पष्ट हुआ है कि राजनीति क्या है, कि राजनीति कोई समुदाय किसी दूसरे समुदाय के कार्यों को जो नियंत्रित करने का प्रयास करता है और उसका लक्ष्य वास्तव में उस समुदाय के साथ अपने संबंधों को इस प्रकार निर्मित करना होता है जिससे वह उसका पक्षधर हो जाए। तो ये दूसरे के कार्यों को नियंत्रित करने की क्षमता को हम शक्ति कहते हैं और शक्ति जो है राजनीति का अनिवार्य तत्व है। तो इस तरह से शक्ति की प्राप्ति के लिए किया गया संघर्ष ही राजनीति का मूल है और राजनीति उस प्रक्रिया के अतिरिक्त और कुछ नहीं है मित्रों, जिसके द्वारा शक्ति को उपार्जित किया जाता है, उसे कायम रखा जाता है, उसे प्रयोग में लाया जाता है तथा उसे विकसित किया जाता है। मूल रूप से राजनीति क्या है? विभिन्न समूहों के हितों के पारस्परिक विरोध से जन्म लेती है, परंतु व्यवहार रूप में राजनीति क्या है? शक्ति लोलुपता के कारण पनपती है। इसलिए कभी कभी राजनीति को शक्ति का संघर्ष भी कहा जाता है। धन्यवाद।